अस्सलाम वालेकुम। CVS मेडिसिन हम लोग पढ़ रहे थे डेविडसन से, तो उसमें हमने अभी तक जो है वो एक्यूट रोमेटिक फ़ीवर को डिस्कस किया। सेकंड टॉपिक है हमारे पास माइट्रल स्टेनोसिस। तो माइट्रल स्टेनोसिस को डिस्कस करेंगे कि माइट्रल स्टेनोसिस क्या होती है। माइट्रल स्टेनोसिस बेसिकली जो है वो हमारे वाल्व की डिजीज़ है। माइट्रल वाल्व आपने सुना होगा, माइट्रल वाल्व, ठीक है। माइट्रल वाल्व का दूसरा नाम जो होता है बाइकस्पिड वाल्व होता है, बाइकस्पिड वाल्व। और ये वाल्व कहाँ पर होता है? आपका जो हार्ट है ना, उसमें 4 वाल्व होते हैं। एक ट्राइकस्पिड राइट साइड पे होता है, बाइकस्पिड आपका लेफ़्ट साइड पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, ये लेफ़्ट साइड पे बिटवीन द लेफ़्ट एट्रियम एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल माइट्रल वाल्व जो जिसको बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं वो पाया जाता है। अजान के बाद डिस्कस करें। अच्छा, इसमें क्या होगा कि हमारे जो वाल्व है ना, ये लेफ़्ट एट्रियम से आना होता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड ने फ्लो करके आना होता है। बिटवीन द लेफ़्ट एट्रियम एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल हमारा माइट्रल वाल्व होगा, और बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व होगा। अब इस वाल्व को हम लोग कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं और माइट्रल वाल्व भी कहते हैं। इसके अंदर जब स्टेनोसिस हो जाती है, स्टेनोसिस के डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। लाइक स्टेनोसिस हो सकती है कैल्सिफिकेशन की वजह से, वेल्वुलर लीजन्स की वजह से हो सकती है। जब उसके अंदर स्टेनोसिस हो जाती है तो हमारा जो वाल्व होता है वो तंग हो जाता है, नैरो हो जाता है। उसकी नर्विंग होने की वजह से जो ब्लड है वो अच्छे तरीके से नहीं जा पाता, वेंट्रिकल तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वाल्व तंग हो गया है। तो अब जब प्रॉपर्ली ब्लड जो है वो इसके अंदर नहीं जा रहा है वेंट्रिकल के अंदर, तो वो सारा का सारा ब्लड जाके हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर जहाँ यहाँ पे जाके वो उसकी पूलिंग होना शुरू हो जाएगी, यहाँ पे अकैमुलेट होना शुरू हो जाएगा। जब यहाँ पे अकैमुलेट होना शुरू हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, नेक्स्ट जो है वो बैकफ्लो होगा पल्मोनरी वेन्स की तरफ। पल्मोनरी वेन्स की तरफ जब होगा, वहाँ से हमारे लंग्स के अंदर जाएगा, लंग्स में जाके पल्मोनरी एडिमा काज कर देगा। समहाउ ये होता है कि हमारी जो है वो पल्मोनरी वेन्स होती है वो करती है, रिस्पॉन्स करती है, तो वो भी अपनी कंस्ट्रिक्शन करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो जाती है। अब अगर राइट वेंट्रिकल ने आगे पल्मोनरी आर्टरीज़ के अंदर उसने जाना है ना, ब्लड ने फ्लो करना है, अब क्योंकि वहाँ पर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हुई है, वो आगे ही वेजो कंस्ट्रिक्शन है वहाँ पे, तो वो क्या करेगी, उसको उसकी रिगर्जिटेशन होगी, बैकफ्लो होगा। वहाँ से ट्राइकस्पिड का बैकफ्लो, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन होगी। जब ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन होगी तो वो लीड करेगी सिस्टेमिक जो है वो फेलियर काज करेगी, मतलब एसाइटिस वगैरह काज कर देगी, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इफ्यूजन हो जाएगी, या फिर इसके अलावा जो है वो राइट हार्ट फेलियर काज कर देगी। दैट्स इट। तो बेसिकली जो माइट्रल स्टेनोसिस है ये वल्वुलर हार्ट डिजीज़ है, मतलब कि हमारे हार्ट के वाल्व की डिजीज़ है। कौन सा हार्ट का वाल्व? माइट्रल वाल्व, जो कि लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट पे होता है, बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, और इसमें नर्विंग हो जाती है माइट्रल वाल्व की। इसकी क्या क्या काजेज़ है, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये करा रहे होते हैं, वो मैंने बताया कि उसमें रोमेटिक फीवर आ जाता है, या फिर कैल्सिफिकेशन होने की वजह से भी हो सकती है। माइट्रल वाल्व की जब कैल्सिफिकेशन होती है तो उसकी वजह से भी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि ये ओल्डर पीपल के अंदर भी होना शुरू हो जाए। इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है, कि मतलब कि डिजीज़ कैसे शुरू होती है, कैसे डेवलप होती है। ये रोमेटिक माइट्रल स्टेनोसिस जो होती है ये कैसे इसकी पैथोजेनेसिस है, मतलब कि सबसे पहले तो कैल्सिफिकेशन, या फिर जो है वो कैल्सिफिकेशन, क्या स्पेलिंग होती है, कैल्सिफिकेशन, ठीक है, या फिर कैल्सिफिकेशन, या कह सकती हैं फिब्रोसिस, या फ्यूजन ऑफ कस्प कह लें, ठीक है। जब कैल्सिफिकेशन वाल्व की होना शुरू हो जाएगी, वाल्व तंग हो जाएंगे, नैरो होना शुरू हो जाएंगे, ब्लड का फ्लो ठीक तरीके से नहीं हो सकेगा। ऑरिफिस कह सकते हैं, ऑरिफिस इन डायस्टॉल। नॉर्मली क्या होता है कि 5 सेंटीमीटर तक जो है वो उसका डायमीटर होता है, लेकिन मैक्सिमल जो क्या होता है कि जब सीवियर आपकी माइट्रल स्टेनोसिस होती है ना, तो तब आपका डायमीटर रिड्यूस कर जाता है 1 सेंटीमीटर, लेस देन 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इन केस ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस आपका डायमीटर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। हाइपरट्रॉफी ऑफ लेफ्ट एट्रियम, आपने जब एट्रियम के लिए वर्ड यूज़ करना है ना, उसकी जब डायलेशन होगी तो उसके लिए आपने डायलेशन का वर्ड यूज़ करना है। वेंट्रिकल के लिए हाइपरट्रॉफी यूज़ करते हैं, ये हमें वर्ड के अंदर हमारे जो सर थे उन्होंने बताया था कि एट्रियम के अंदर आपने वर्ड यूज़ करना है डायलेशन, और वेंट्रिकल के लिए हाइपरट्रॉफी का यूज़ करना है, ठीक है।
तो हमारे जो लेफ़्ट एट्रियम है उसकी डायलेशन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ब्लड की पूलिंग होना शुरू हो रही है। जब ब्लड की पूलिंग हो रही है तो उसने साइज़ में तो बढ़ जाना है। आपको जब एक्सरे कराओगे तो वहाँ पे भी फिर कार्डियोमेगाली वगैरह नज़र आएगी, तो लेफ़्ट एट्रियम इनलार्जमेंट आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी, उसकी डायलेशन हो जाएगी। लेफ़्ट एट्रियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा और पल्मोनरी वेनस कंजेशन होना शुरू हो जाएगी, ब्रेथलेसनेस होगी। ठीक है, पल्मोनरी वेनस कंजेशन या फिर ब्रेथलेसनेस कह सकते हैं, डिस्निया वगैरह जिसको कहते हैं। उसके बाद ये है कि हार्ट रेट आपका इंक्रीज़ करेगा, डायस्टली कम होगी। डायस्टली में क्या होता है, फीलिंग होती है, फीलिंग कम होगी। ठीक है, स्टेनोसिस है तो फीलिंग कम होगी, हार्ट रेट आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। माइट्रल वाल्व जो है, जब माइट्रल वाल्व ओपन होंगे ना तो आपका लेफ़्ट एट्रियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, लेफ़्ट एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। प्रेगनेंसी या एक्सरसाइज के टाइम पे भी आपका लेफ़्ट एट्रियल प्रेशर जो होता है ना वो इंक्रीज़ कर रहा होता है। लेफ़्ट एट्रियल डायलेशन हो जाएगी। जब लेफ़्ट एट्रियल डायलेशन हो जाएगी, लेफ़्ट एट्रियल डायलेशन में क्या होता है, ब्लड की पूलिंग ही हो रही होती है ना। ब्लड की पूलिंग जब होती है मतलब एट्रियल फिब्रिलेशन होती है, फोकाई बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन होगी और पल्मोनरी एडिमा होगा। पल्मोनरी एडिमा क्योंकि बैक फ्लो होगा ना, जब लेफ़्ट एट्रियम के अंदर पूलिंग हो रही है तो बैक फ्लो होगा जिसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा। पल्मोनरी एडिमा जब होगा तो तब पल्मोनरी हाइपरटेंशन नहीं होगी, और अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गई है तो फिर पल्मोनरी एडिमा नहीं होगा। पल्मोनरी एडिमा में आपको टैकीकार्डिया वगैरह देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया, या फिर हो सकता है लॉस ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन, लॉस ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। लेफ़्ट एट्रियल प्रेशर पहले बताया कि वो ज़्यादा हो जाएगा। उसके अलावा जो है वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो है वो आपको पल्मोनरी एडिमा से प्रोटेक्ट करती होती है। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरटेंशन जो होती है उसको लीड करी होती है पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अगर आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गई है ना, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ये मैं आपको फिर से रिकॉल कर दूं, ये हमारा हार्ट था। हार्ट में इधर ट्राइकस्पिड वाल्व थे, इधर माइट्रल वाल्व था। माइट्रल वाल्व में जब स्टेनोसिस हुई ड्यू टू कैल्सिफिकेशन, ड्यू टू वाल्वुलर लीजन्स की वजह से जब स्टेनोसिस होगी तो हार्ट लेफ़्ट एट्रियम से ब्लड का फ्लो लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर सही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वाल्व आपका नैरो हो गया, इस वजह से ब्लड की पूलिंग होना शुरू हो जाएगी लेफ़्ट एट्रियम के अंदर। और जब ECG कराओगे इसमें आपको पी पल्मोनेल देखने को मिलेगा, एट्रियल फिब्रिलेशन होगी, फोकाई प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे, साइनस रिदम होगा, ए साइनस रिदम होगा, बैक फ्लो होगा यहाँ से पल्मोनरी वेन्स के अंदर। पल्मोनरी वेन्स से आगे पल्मोनरी एडिमा, मतलब जब वो लंग्स के अंदर आगे जाएगा ब्लड वहाँ पर पूलिंग होगी तो उसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा हो सकता है। या फिर समहाउ ऐसा हो सकता है कि हिमोप्टेसिस भी आपको देखने को साइंस में मिल सकती है। और हिमोप्टेसिस इस वजह से होती है पल्मोनरी वेन्स इफेक्ट होने की वजह से कैपिलरीज जो होती है वो रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से आपको जब आप कफ कर रहे होते हैं ना तो उसके साथ आपको ब्लड आ रहा होता है। और अगर यहाँ से राइट वेंट्रिकल ने ब्लड को लेके जाना है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, तो अगर पल्मोनरी आर्टरी जो है उसने अगर ट्रिगर किया हुआ है, उसमें उसके अंदर वेजो कंस्ट्रिक्शन है, तो फिर क्या होगा कि फिर बैक फ्लो होगा, रिगर्जिटेशन होगी, आगे ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन होगी, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन होगी तो आगे सिस्टमिक फेलियर होगा, मतलब सिस्टमिक हार्ट डिजीज़ होगी जिसमें एसाइटिस वगैरह हैं, इस तरह से डिफरेंट डिजीज़ होंगी। उसके बाद है जी ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन जो है वो लीड करेगी राइट हार्ट फेलियर को। क्लिनिकल फीचर्स कौन कौन से हैं कि आपको कैसे पता चलेगा पेशेंट कौन से क्लिनिकल साइंस के साथ आएगा। उसको ब्रेथलेसनेस होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, और ब्रेथलेसनेस आपको पता है कि जब उसको पल्मोनरी कंजेशन होगी तो उसकी वजह से ब्रेथलेसनेस होगी, या फिर कफ वगैरह, या हिमोप्टेसिस होने की वजह, हिमोप्टेसिस और कफ जो होती है वो भी पल्मोनरी कंजेशन की वजह से हो सकती है। फटीग क्यों हो सकती है, कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से। ठीक है, कार्डिक आउटपुट यहाँ पर कम हो जाएगी जिसकी वजह से आपको पेशेंट फटीग कर जाएगा। उसके बाद जो है वो जो राइट हार्ट फेलियर है या सिस्टमिक डिजीज़ जो होती हैं वो क्या काज कर सकती हैं, एडिमा, असाइटिस वगैरह काज कर सकती हैं। इसके अलावा एट्रियल फिब्रिलेशन होती है, लेफ्ट एट्रियम में प्रेशराइज करने की वजह से उसमें पाल्पिटेशंस होंगी, चेस्ट पेन होगी। चेस्ट पेन किस वजह से होगी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से होगी। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है, मतलब लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड बहुत ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से थ्रोम्बस बनना शुरू हो जाएंगे और वो आर्टेरियल स्टेसिस काज करेंगे, या फिर
मतलब आर्ट्रियल फिब्रिलेशन काज करेंगे। साइंस कौन से होंगे, पेशेंट किस साइंस के साथ आएगा? एट्रियल फिब्रिलेशन मतलब एट्रियल डायलेशन, आप जब उसको करोगे डायग्नोस एट्रियल फिब्रिलेशन होगी, ACG में आप देखोगे एट्रियल फिब्रिलेशन या एट्रियल डायलेशन। उसके बाद जो है वो मेलर फेसिस, उसकी चीक्स जो है वो बड़ी रेड हुई होंगी। और चीक्स किस वजह से रेड होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, जब उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है ना लंग्स के अंदर, तो उसकी वजह से जो है वो आपके ब्लड के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो उसकी वजह से रेडिश अपीयरेंस को देगी, कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से मेलर फेसिस देखने को मिलती है। अस्कल्टेशन में आप जो है वो, क्योंकि मरमर प्रोड्यूस होंगे ना, अब नॉर्मल साउंड जिसको कहते होते हैं, तो वो आप स्कल्टेट करोगे तो उसमें आपको लाउड S1 साउंड जो होगी ना, फर्स्ट हार्ट साउंड, वो लाउड सुनाई देगी। उसके अलावा ओपनिंग स्नैप आपको मिलेगा, ये S1 है, S2 है। इसके बाद जो है वो अब नॉर्मल साउंड आपको यहाँ पे सुनाई देंगी, उसको कहेंगे आफ्टर S2 जो होती है उस अब नॉर्मल जो साउंड होती है उसको कहते हैं ओपनिंग स्नैप। ओपनिंग स्नैप जितना ज़्यादा S2 के करीब होगा ना उतनी ही ज़्यादा स्वेरिटी होगी, ठीक है। उसके बाद एस्कल्टेशन पे आपको लाउड S1 सुनाई देगी, ओपनिंग स्नैप होगा, स्टेनोटिक वाल्व या मिड डायस्टोलिक मरमर सुनाई देगा। उसके बाद क्रैपिटेशंस, जब आपका लेफ्ट हार्ट फेलियर होगा तो उसमें क्रैपिटेशंस आप फील करोगे, क्रैपिटेशंस। पल्मोनरी अडीमा, प्लूरल इफ्यूजन्स, ये आपको जो है वो प्लूरल इफ्यूजन के केस में या पल्मोनरी अडीमा के केस में भी आपको क्रैपिटेशंस जो है वो मिलेंगी। डिस्निया होगा, डिस्निया मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। और इसके अलावा जो है वो पल्मोनरी एडिमा है, पल्मोनरी एडिमा हाइपर टेंशन, अच्छा जो हिमोप्टेसिस है ना, हिमोप्टेसिस किस वजह से होगी? वो पल्मोनरी कंजेशन की वजह से, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से होगी। S1 साउंड लाउड होगी, पाल्पेबल होगी, मतलब टेप जब अपेक्स बीट्स होती है ना, और उसको अपेक्स बीट जो होती है वो 5th इंटरकोस्टल स्पेस पर होती है, और इन केस जब कोई एबनॉर्मलिटी होगी वो 6 इंटरकोस्टल स्पेस पे आई थिंक फील हो रही होती है, वहाँ पे पल्पेट आप करके उसको फील कर सकती हो। ओपनिंग स्नैप जो होती है वो ऑडिबल होती है और वो क्लोज टू S2, मतलब S2 के जितनी ज़्यादा जो है वो ओपनिंग स्नैप क्लोज होगी उतनी ही ज़्यादा जो है वो डिजीज़ स्वेयर होगी, उतनी ही ज़्यादा माइटोस्टेनोसिस जो है वो स्वेयर होगी। लेफ्ट एट्रियल प्रेशर इंक्रीज़ करेगा जितनी ही ज़्यादा क्लोज होगी S2 के ओपनिंग स्नैप। इसके बाद जो है कि S1 और ओपनिंग स्नैप जो होती है इन ऑडिबल होती है इन केस ऑफ वाल्व कैल्सिफिकेशन के। जब वाल्व की कैल्सिफिकेशन होती है तो तब वो जो होती है वो इन ऑडिबल होती है। लो पिच मिड डायस्टोलिक मरमर होता है, ठीक है। अर्ली डिजीज़ में क्या होता है कि अर्ली इन डिजीज़ मरमर आपको अब नॉर्मल साउंड सुनाई देगी, ओनली एस्कल्टेशन अब नॉर्मलिटी, ठीक है। कि जब आपको बिल्कुल डिजीज़ की शुरुआत है तो तब आपको जो अब नॉर्मल साउंड होती है ना वो आपको मरमर जो होता है वो सुनाई देता है, ओनली एस्कल्टेशन पे आपको सुनाई देता है अर्ली इन डिजीज़। लेकिन जैसे जैसे डिजीज़ जो है वो बढ़ती जाएगी तो फिर आपको जो है वो आप फील करोगे ना, जब आप फील करोगे चेस्ट पे तो तब आपको अगर साउंड सुनाई दे रही है, दैट इज़ कॉल्ड थ्रिल, ठीक है। इसके बाद जो माइट्रल स्टेनोसिस है और अगर रिगर्जिटेशन है, ये दोनों ही हो जाती हैं तो उसको हम कहते हैं पैनसिस्टोलिक मरमर। माइट्रल स्टेनोसिस प्लस रिगर्जिटेशन, इसको कहते हैं पैनसिस्टोलिक मरमर। उसके बाद जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है वो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन की वजह से भी हो सकता है, मतलब कि ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन को जो ट्रिगर करेगी वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन ही होगी। उसके बाद जो है वो राइट वेंट्रिकल की हाइपरटेंशन खास कर देगी, वही ना कि जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी तो उसकी वजह से जो है वो ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन होगी, राइट वेंट्रिकुलर जो है वो उसका राइट हार्ट फेलियर होगा, राइट वेंट्रिकल जो है वो डायलेट कर जाएगा, राइट वेंट्रिकल जो है वो राइट हार्ट फेलियर होगा, सिस्टेमिक डिजीज़ होंगी, डिफरेंट डिजीज़ होंगी। इसके अलावा जो है वो ये पैरास्टर्नल लिफ्ट काज करेगा और सिस्टोलिक मरमर काज करेगा। इसको इन्वेस्टिगेट किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन सी इसकी इन्वेस्टिगेशन है, कौन कौन से टेस्ट हैं इसके लिए? इन्वेस्टिगेशन में आएगा डॉपलर इको कराते हैं, एको जो है वो हार्ट की अल्ट्रासाउंड होती है। एको में ये होगा कि जो है वो थिक हो, जो कस्ट है वो थिक होना शुरू हो जाएंगे और इमोबाइल होंगे, और लेफ्ट एट्रियम जो होगा वो इनलार्ज कर जाएगा।
और लेफ़्ट एट्रियम इनलार्ज कर जाएगा, और इसके अलावा जो डायस्टोलिक फिलिंग है वो कम होना शुरू हो जाएगी, और वाल्वुलर एरिया जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि जो हमारे वाल्व थे ना, उनका एरिया जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। मैक्सिमली 1 सेंटीमीटर तक रह जाता है, और जो नॉर्मल होता है वो 5 तक होता है। और हमारे वाल्व जो है वो थिक होना शुरू हो जाएंगे, इमोबाइल होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है वो लेफ़्ट एट्रियम जो है वो इनलार्ज होना शुरू हो जाएगा, और ये हम सारी देख सकते हैं, एको के अंदर देख सकते हैं। कार्डिक कैथेटराइजेशन कराते हैं। कार्डिक कैथेटराइजेशन में जो कोरोनरी आर्टरियल डिजीज़ होती है ना, तब कराते हैं कार्डिक कैथेटराइजेशन। इसमें हम क्या कराते हैं, वाल्वुलोप्लास्टी कराते हैं। और इसके अलावा जो है वो वाल्वुलोप्लास्टी में जब बिल्कुल ही मतलब मेडिकेशन से नहीं रिलीफ मिल रहा होता, तब वाल्वुलोप्लास्टी कराते हैं। वो बलून वगैरह जो होते हैं उसको इंसर्ट करते हैं, जो स्टेनोसिस जहाँ पे भी होती है वहाँ पे जाकर उसको इन्फ्लेट करते हैं, फिर वहाँ पे डायलेशन होती है और ब्लड का फ्लो ठीक होता है। इसके अलावा जो ECG होती है, ECG से हम किस तरीके से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, वहाँ पर हमें एट्रियल फिब्रिलेशन देखने को मिलती है, बाइफिड P वेव मिलती है, बाइफिड P वेव। और बाइफिड P वेव किस तरीके से होती है, कुछ इस तरीके से ऐसे होती है ना, बाइफिड P वेव होती है। हम P माइट्रेल होता है, P माइट्रेल में जो वेव होती है वो तकरीबन ना ये M वेव बनना शुरू हो जाती है, एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से होगी ये। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे कराएंगे। चेस्ट एक्सरे में क्या होगा कि लेफ़्ट एट्रियम जो है वो इनलार्ज नज़र आएगा, पल्मोनरी वेनस कंजेशन नज़र आएगी, और ये आप V1 और V3 वाली जो होती है ना लीड्स, उसमें आप देख सकते हो। उसके बाद जो है वो इसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट में इसकी पहले तो इसको मेडिकली ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, मेडिकली ट्रीट करेंगे। अगर मेडिकली ट्रीट नहीं हो रही, फिर आपने बलून वाल्वुलोप्लास्टी की तरफ जाना है। सीवियर केसेस में बलून वाल्वुलोप्लास्टी, उसके बाद माइट्रल वाल्वोटॉमी या फिर माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट। मेडिकली क्या होता है कि एंटीकोगुलेंट जो होती हैं वो एम्बोलिज्म के रिस्क को कम कर देते हैं। मेडिकली एंटीकोगुलेंट, और वो एंटीकोगुलेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, वो एम्बोलिज्म के रिस्क को कम कर सकते हैं, एम्बोलिज्म के रिस्क को कम कर देते हैं। मतलब वो जो थ्रोम्बस होता है ना, जिसने अपनी जगह से डिसलॉज होके जाना होता है, इधर उधर मूव करना होता है, उसके रिस्क को कम कर देते हैं ये। वेंट्रिकुलर रेट को कंट्रोल करना होता है, और वेंट्रिकुलर रेट को हम किस तरीके से जो है वो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, वेंट्रिकुलर रेट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए हम डिफरेंट मेडिसिन यूज़ करते हैं, जिसमें डिजॉक्सिन यूज़ करते हैं, बीटा ब्लॉकर्स यूज़ करते हैं, या रेट लिमिटिंग एंटागोनिस्ट वगैरह यूज़ करते हैं। डायूरेटिक्स जो होते हैं उससे हम अपनी पल्मोनरी वेनस कंजेशन को ट्रीट कर सकते हैं। एंटीबायोटिक जो प्रोफाइलैक्टिकली यूज़ करते हैं एंडोकार्डाइटिस के अगेंस्ट, ठीक है, एंटीबायोटिक को यूज़ करते हैं प्रोफाइलैक्टिकली इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा बलून जो माइट्रल बलून वाल्वुलोप्लास्टी है, वाल्वुलोप्लास्टिक, इसमें क्या करते हैं कि सर्जिकली ओपन करते हैं और क्लोज या ओपन करते हैं, माइट्रल वाल्वोटॉमी करते हैं। मतलब कि हमने अपने सिस्टेनियल माइट्रल रिफ्लक्स के लिए कर रहे होते हैं, और जब वाल के अंदर रिजिड मतलब बहुत बुरे तरीके से वाल जो है उन कैल्सिफाइड हो चुके हैं, उनकी कैल्सिफिकेशन हो चुकी है, माइट्रल स्टेनोसिस हो चुकी है, तो उसके केस में हम बलून वाल्वोटॉमी करते हैं। मतलब कि एक बलून सा होता है, उसको इन्फ्लेट कराते हैं जहाँ पे स्टेनोसिस हुई हुई है, लाइक ये हार्ट है, ठीक है, यहाँ पे स्टेनोसिस है, बाहर से लाया हमने, यहाँ पे जाके इन्फ्लेट कराया। यहाँ पे जब इन्फ्लेट कराएंगे उसको, तो इससे ये जो तंग जगह होगी ये खुलेगी और उसका फ्लो ठीक होगा, ठीक है, रिगर्जिटेशन स्टेनोसिस वगैरह जो है वो प्रिवेंट होगी। तो हमने इसमें माइट्रल स्टेनोसिस को पढ़ा। माइट्रल स्टेनोसिस क्या होती है? माइट्रल स्टेनोसिस एक वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ है, और ये होती है रिमेटिक फीवर की वजह से होती है, ठीक है, या वाल्स के अंदर जो है वो कैल्सिफिकेशन होने की वजह से, लीजन्स होने की वजह से हो जाती है। इसकी पैथोजेनेसिस में हमने पढ़ा कि कैल्सिफिकेशन की वजह से, फिब्रोसिस की वजह से, या फिर जब उसका डायमीटर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इन सीवियर केसेस में 1 सेंटीमीटर से जब रिड्यूस कर जाता है तो उसकी वजह से ये हो जाती है। पल्मोनरी वेनस कंजेशन को लीड करती है, ये हार्ट रेट को बढ़ा देती है, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर को इंक्रीज़ कर देती है, इसके अलावा डायस्टोल को कम कर देती है, पल्मोनरी एडिमा काज करती है, टैकीकार्डिया काज करती है, लॉस ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन करती है, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर को बढ़ाएगी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन काज करेगी, क्लिनिकली ब्रेथलेसनेस होगी, कफ होगा, हेमोप्टेसिस होगी,
फटीग होगी, कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से, रोमेटिक हार्ट फेलियर होगा, सिस्टेमिक डिजीज़ होंगी जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी उस वजह से, उसके बाद आर्ट्रियल फिब्रिलेशन होगी, मतलब BCG जब कराएंगे तो वहाँ पर आपको एट्रियल फिब्रिलेशन देखने को मिलेगी, PR इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा, और एक्सरे के अंदर जो है वो लेफ्ट एट्रियम की इलार्जमेंट देखने को मिलेगी, मैलर फेसिस होगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिटेन होना शुरू हो जाएगी, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगी, उसकी वजह से आपकी जो है चीक्स का कलर रेड होना शुरू हो जाएगा, S1 साउंड लाउड होगी, लेफ्ट हार्ट फेलियर होगा, और आपको पल्मोनरी एडिमा पल्मोनरी एफिजन के केस में आपको क्रेपिटेशंस फील होंगी। उसके बाद माइट्रल स्टेनोसिस है, वाल्व कैल्सिफिकेशन बड़ा थ्रिल होता है कि जब आपको जो है वो बिल्कुल आप टच करो अपनी चेस्ट को तो आपको वहाँ पे अबनॉर्मल साउंड फील हो तो उसको थ्रिल कहते हैं। रिगर्जिटेशन होगी, पेनसिस्टोलिक मरमर होगा। इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे, एको के थ्रू करेंगे, एको से हमें पता चल रहा होता है, ये अल्ट्रासाउंड होती है हार्ट की, इसमें हम देख रहे होते हैं वाल्व का एरिया कम होना शुरू हो जाएगा, थिक होना शुरू हो जाएंगे वाल्व बड़े ज़्यादा, उसके बाद लेफ्ट एट्रियल प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ECG कराएंगे तो वहाँ पर एट्रियल फिब्रिलेशन देखने को मिलेगी, बाइफिट P वेव होगी, P माइट्रियल देखने को मिलेगा। चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो वहाँ पर आपको जो है वो इनलार्जमेंट लेफ्ट एट्रियम की देखने को मिलेगी। उसके बाद जो है इसकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मेडिकली इसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, पहले उसके लिए एंटीकोगुलेंट यूज़ करेंगे, और ये हमारे जो एम्बोलिज्म है उसके रिस्क को कम करता है। वेंट्रिकुलर रेट जो होती है उसको कंट्रोल करेंगे कैसे, थ्रू दी डिजॉक्सिन या बीटा ब्लॉकर्स के थ्रू। माइट्रल जो बलून है उसकी वाल्वुलोप्लास्टी करेंगे, मतलब कि वाल्व जो है उसको जाके इन्फ्लेट करेंगे, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ये हमारा था माइट्रल स्टेनोसिस। अगर इसमें कोई क्यूरी हो तो यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच।